जो है बात करेंगे कि यूएस की जो नई नेशनल सिक्योरिटी आई है उसके बारे में, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। तो एक तरीके से आप समझिए कि इस यूएस की स्ट्रेटजी ने जो है पूरी दुनिया में भूचाल चला दिया है। वो किस लिए, क्यों? क्योंकि यूएस ने जो है दुनिया को एक तरीके से जो है लगभग 3 भागों में बाँट दिया है, ठीक है? उसे ध्यान से समझिएगा 3 भागों में क्यों बाँट दिया है। पहला यूएस लेड होगा, जो कि यूएस, मेक्सिको और लैटिन अमेरिका, यहाँ पर जो है अमेरिका का पूरी तरीके से जो है प्रभुत्व चलेगा, ठीक है ना? यहाँ पे जो है यूएस की पूरी तरीके से एक डोमिनेंस होगी। तीसरा पार्ट क्या होगा? इंडिया, ठीक है? इंडिया को भी एक फोकल पॉइंट है, कई लोग इसे मानेंगे नहीं लेकिन ये है। और तीसरा जो पार्ट होगा वो चाइना, ठीक है? रशिया को एकदम से बिल्कुल बीच में से गायब कर दिया गया है। रशिया को एक ऐसी पावर बताया गया है जो कि मैनेजेबल है, मतलब कि अब उससे फ्यूचर में कोई भी चुनौती नहीं मिलनी है, ठीक है? कई लोग कह रहे हैं कि जापान को भी जो है चौथी पावर के रूप में देखा गया, लेकिन देखिए जापान अभी एक पावर ज़रूर है, लेकिन फ्यूचर में कितने समय तक एक पावर बन के रह सकता है ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहली बात तो उनके पास जो है किसी भी तरीके की एक ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जो कि बढ़ रही हो। और देखिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं तो आप कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे। रोबोट खाली चीज़ें पैदा कर सकते हैं, कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो 3 ऐसी पावर हैं जो कि अब इस पूरी दुनिया को डिफाइन करेंगी यूएस की स्ट्रेटेजी के हिसाब से। उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया है, इंडिया का नाम वो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि देखिए अभी इंडिया को वो एक एज अ पोटेंशियल एलाई के रूप में देख रहे हैं, जिसको कि वो मैनेज करना चाहते हैं चाइना के खिलाफ, इसलिए इंडिया का नाम नहीं लिया गया है। कई लोग कहेंगे कि इंडिया तो दुनिया में अकेला, देखिए दुनिया में अकेला वही चलता है जो कि ताकतवर होता है। हाथी अकेला चलता है, कुत्ते अकेले नहीं चलते, कुत्ते झुंड में चलते हैं, ठीक है ना? तो इस समय या शेर जो अकेला चलता है, ठीक है? अब इस समय दुनिया के जो 3 शेर हैं वो है अमेरिका, इंडिया और चाइना, ठीक है? इन्हीं के इर्द गिर्द पॉलिसी घूमेगी। रशिया का जो चौथा लेवल अगर आप कहना चाहें तो वो एक तरीके की कॉमोडिटी मार्केट है, ठीक है ना? क्योंकि रशिया ने अभी तक कोई भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी पैदा नहीं कर रहा है जिससे के लिए उसका नाम आ सके। देखिए आप कब तक जो है तेल बेच के और कमोडिटी बेच के जो है एक वर्ल्ड पावर बने रहेंगे। चाइना ने जो है रशिया को हथियारों के मामले में पीछे छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। उनका एआई के मामले में जो एज है वो भी सब जानते हैं। आप डीप सीक यूज़ करके देख लीजिए, एक अच्छा जो है वो काफ़ी बढ़िया एआई प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना? कई लोग कहेंगे कि उसके अलग अलग इश्यूज हैं, वो सब अलग चीज़ है, लेकिन वो एक काफ़ी बड़ा कंपटीशन देता है चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक इन सबको, और वो फ्री भी है, ठीक है? तो ये मत भूलिए। बस उसमें खाली इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन नहीं है, वरना बहुत भयंकर टक्कर दे सकता है वो यूएस के जितने भी ये चैट जीपीटी टाइप के प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं अमेरिका ने क्या सोचा है। अमेरिका ने ये सोचा हुआ है कि लैटिन अमेरिका और क्या कहते हैं अभी नॉर्थ अमेरिका में पूरी तरीके से जो प्रभुत्व होगा ये यूएस का होगा। ये तो आप कहेंगे कि अभी भी है, नहीं, अभी आप इस बात को समझिए। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, इन सब में आगे कोई भी प्रोजेक्ट होंगे तो उसमें सीधे सबसे जो है जो भी टेंडर निकलेगा वो सिर्फ यूएस की कंपनियों को मिलना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है आपके? मतलब कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से लॉबी करेगी कि जो भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो केवल और केवल यूएस की कंपनीज के पास आना चाहिए, और चाइना को पूरी तरीके से जो है लैटिन अमेरिका में से किक आउट कर दिया जाएगा, मैक्सिको में से हटा दिया जाएगा। अगर आपको यूएस का बाजार चाहिए, उसमें एक्सेस चाहिए, तो अब फ्यूचर में अमेरिका क्या करेगा कि वो एक कंडीशन लगाएगा कि आपको चाइना के साथ छोटी मोटी डीलें कर सकते हैं लेकिन बड़े प्रोजेक्ट आप नहीं कर सकते, जैसे कि पोर्ट्स होगा, ये सब आपको अमेरिका को देने पड़ेंगे, अमेरिकन कंपनियों को एक्सेस देनी पड़ेगी। अगर आपके यहाँ कोई भी जो है डैम बन रहा है, अगर आपके यहाँ कोई भी पुल बन रहा है तो वो अमेरिकन कंपनियां ही बनाएंगी, चाहे दोगुने तिगने दाम में बनाए, ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भूल जाइए यूएस मार्केट की एक्सेस आपको, ठीक है ना? और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो उनके यूएस के बॉर्डर हैं ये उनके लिए बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस है। अब ठीक है, यहाँ पे दोगली बात कर रहे हैं। जब तक रोबोटिक्स और एआई का जो है एक तरीके से आगमन इस तरीके से नहीं हुआ था कि हमें ये लग सके कि फ्यूचर में हमें अब बंदों की ज़रूरत नहीं है, तब तक तो जो है वो प्रवासी भारतीय और जितने भी इमिग्रेंट्स थे उन सबको बहुत वेलकम किया जा रहा था। लेकिन अब देखिए 10-15 सालों में क्या होने वाला है कि एआई के आने से और रोबोटिक्स के आने से, इन दोनों के मिक्सचर से बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। अब उतने बंदों की ज़रूरत नहीं है आपको अमेरिका को, ठीक है ना? अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, अगर आपको 100 इंजीनियर चाहिए होते थे, अब 20-30 में ही काम चल जाएगा। ये सच्चाई है, लोग मानना चाहे ना मानना चाहे।
लोग कह रहे हैं कि एआई जो आपकी जॉब नहीं खाएगा। देखिए जॉब खा रहा है, ये साफ सी बात है। आप थोड़ा बहुत चैट जीपीटी भी यूज़ करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि वो क्या कमाल की चीज़ है, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो भाई अब अगर आपको पहले 100 बंदों की ज़रूरत पड़ती थी, आपको 30 से 40 बंदों की ज़रूरत पड़ती है, तो 60 बंदे तो फालतू के हो गए ना। तो इस बात को ध्यान में रखिए। रोबोटिक्स के आने से भी ऐसा ही होगा। रोबोटिक्स आने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर है, लेकिन क्योंकि चैट जीपीटी और इन सब मॉडल से जो है हमारी रिसर्च करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और हम काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव हो गए हैं। तो अब जो है रोबोटिक्स का भी जो है अब आप देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी जो है डेवलपमेंट होने लगेगा। ठीक है, जो चीज़ पहले 20-30 साल में होती है वो 10 साल में आपको दिखेगी। और यही सबसे बड़ी बात है। इसी फ्यूचर को देखते हुए जो है ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि अब यूएसए अपने आप को एक तरीके से किले में तब्दील कर देगा कि अब उसे इमिग्रेंट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो डेमोक्रेसी जो है प्रमोट करने का जो भी सारा जो है ड्रामा होता था, अब ये सब यूएस कह रहा है कि हम नहीं करेंगे, ये स्ट्रेटजी के अंदर है। ठीक है ना, अब वो एक हार्ड कोर रियलिस्ट हो जाएंगे, एक हाथ से ले और दूसरे हाथ से दे। ठीक है, पहले तो दिखाने भर के लिए तो डेमोक्रेसी का जो है एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं ड्रामा किया जा सकता था कि हम आपके यहाँ जो है डेमोक्रेसी फैलाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब वो चोगा जो है बिल्कुल वो जो भी जो उन्होंने नकाब पहन रखा था पूरी तरीके से हटा दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हमें आपके यहाँ के जो है मिनरल्स चाहिए, आप देंगे तो ठीक, नहीं तो आपकी गवर्नमेंट अब पलट देंगे। ठीक है ना, ये आप पाकिस्तान से उससे देख सकते हैं। पाकिस्तान का अभी जो बिल पेश हुआ था उसमें जो क्या कहते हैं आर्मी चीफ है उसको ऐसे अधिकार मिल गया है जो पहले कभी किसी भी आर्मी चीफ को नहीं मिले थे। तो आसिम मुनीर एक तरीके से जो है राजा ही बन गए हैं, बस नाम नहीं मिला लेकिन है वो राजा ही। ठीक है ना, मतलब पाकिस्तान के पिछले जितने भी आर्मी चीफ हों उन सबसे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है पिछले कम से कम 15-20 सालों में। तो अब आप ये देखिए कि जहाँ क्योंकि पाकिस्तान में ये एक तरीके का अनुमान है कि काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स वहाँ है और पाकिस्तान का यूज़ ईरान के ख़िलाफ़ भी किया जाएगा। अभी गाज़ा में जो फ़ौज तैनात होने वाली है उसमें जो है पाकिस्तान के बंदे जाएंगे और वही फ़िलिस्तीन के लोगों को मारेंगे। अब आप खुद देख सकते हैं कि मतलब कितने बड़े मुस्लिम देश ये हैं जो एक तरीके से तो फ़िलिस्तीन का झंडा लेके फिरते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो गाज़ा में जाकर जो है अपने मुस्लिम भाइयों को मारेंगे, क्योंकि उसके लिए अभी जो है क्या कहते हैं यूएसए ने बहुत बढ़िया पेमेंट भी किया है। पहली बात तो आसिम मुनीर को ये बिल पास करने दिया और दूसरी बात ये है कि अभी अभी उन्होंने F-16 के अपग्रेड का पैकेज भी दिया है और कई लोन भी जो है IMF के थ्रू जो है उनको ट्रांसफ़र कराया है। तो भाई एक हाथ ले एक हाथ दे। ठीक है ना, इंडिया के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपने बाज़ार हमारे यहाँ के लिए खोलें। ठीक है ना, एग्रीकल्चर मार्केट भी अपने यहाँ खोलें हमारे लिए और आप जो है ज़्यादा स्पेंड करें, आप अपनी नेवी पर ज़्यादा स्पेंड करें, आप हमारी लड़ाई लड़ने के लिए जो है ताइवान तक जाएं। बॉर्डर पे तो है ही है लेकिन असली ज़रूरत उनको ताइवान पे है ना। ठीक है, क्योंकि जो मैन पावर और जो टेक्निकल और केपेबल लीडरशिप इंडिया दे सकता है उनको इस समय कोई भी नहीं दे सकता। पहली बात, जापान जो है लड़ने के काबिल नहीं है। वो एक तरीके का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर बन सकता है जहाँ से अटैक लॉन्च किया जाए, लेकिन वो अटैक लॉन्च करने के लिए जिस तरीके की ट्रेंड फोर्सेस उनको चाहिए वो केवल इंडिया के पास है। ठीक है, फिलीपींस भी सेम जापान जैसा ही रोल करेगा और जापान के साथ ये है कि एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज उनको मिल जाता है क्योंकि जापान के लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा महारत है, लेकिन वो लड़ नहीं सकते क्योंकि वो पहले ही बुढ़े हो रहे हैं। और हम यूक्रेन वॉर में देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बंदे मरते हैं लड़ाई में। ठीक है, आप कुछ कह नहीं सकते कि आप जो प्लान कर रहे हैं वो पहली गोली चलने के बाद जो है एज इट इज़ लागू होगा कि नहीं लागू होगा, और लड़ाई में अधिकतर ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब आप इस बात को देखिए कि जापान को, इंडिया को और इन सब को जो है प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप अपनी मार्केटें खोलें, आप जो है चाइना के खिलाफ खड़े हों, अपनी जीडीपी का 5% आप दें, तभी जो है हम आपको जो है अपने यहाँ की मार्केट एक्सेस देंगे। अगर आपको हमारे यहाँ बिजनेस करना है तो आपको खाली हमारी इकोनॉमिक मांगे नहीं माननी होगी, बल्कि जो हमारी लड़ाई है उसमें हमारा साथ भी देना होगा, तभी जो है आपको हमारे बाज़ार का पूरी तरीके से बहुत बड़ी एक्सेस मिलेगा। तो ये एक बहुत ही सोचा समझा प्लान है कि जो गंदगी है वो आपके एलाइज साफ करेंगे और हम जो घर में अपने यहाँ बैठे रहेंगे। ठीक है, लड़ाई में यूएस तभी उतरेगा जब जापान और क्या कहते हैं इंडिया अपनी जो है क्या कहते हैं जीडीपी का लगभग 4% या 5% खर्च करेंगे। क्योंकि देखिए चाइना जैसी पावर वो टैकल करने के लिए, कंटेन करने के लिए आपको अपनी जीडीपी का खर्च कितना करना पड़ेगा। और यूरोप को तो बिल्कुल एकदम ऐसे समेट दिया गया है कि जैसे यूरोप कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो, मतलब उसे एक दुनिया का जो है कोई पिछड़ा मुल्क बना दिया गया है। मतलब आप ये खुद सोचिए कि एक यूरोप जैसी महाशक्ति जिसके पास कितने 25-30 ट्रिलियन डॉलर की उनकी टोटल मिला के जीडीपी हो,
वो जो है मतलब उनका कहीं नाम लेवा ही नहीं है इसमें। वो ये है, खाली नाम आ भी रहा है तो बहुत नेगेटिव सेंस में आ रहा है कि आप जो है मतलब हमारे यहाँ एक ऐसा दोस्त नहीं होता जो बार बार चाय पीने आ जाता है और पैसे नहीं देता है। बिल्कुल यूरोप को उसी तरीके से गिना जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई आप में लड़ने की क्षमता नहीं है, आपने डिफेंस में स्पेंड नहीं किया है। तो अब तो भैया यही हो गया है कि अगर आप डिफेंस पे स्पेंड नहीं करते, अपने हथियार खुद नहीं बनाते हो, तो आप बिल्कुल अमेरिका के लिए बेकार हैं। क्योंकि देखिए यूक्रेन वॉर को जो है अमेरिका जल्द से जल्द निपटाना चाहता है। वो रशिया के साथ डील करेगा, वो उसके फेवर में जाए और चाहे अनफेवरेबल हो। क्यों? क्योंकि वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रशिया एक मैनेजेबल पावर है, आप उसको अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और देखा जाए तो यूक्रेन वॉर में उन्होंने रशिया को कट्टू साइज कर दिया है। भाई 3-4 साल हो गए हैं, अभी तक रशिया यूक्रेन को पूरी तरीके से जीत नहीं पाया है। आपको यूक्रेनियंस की जो बहादुरी है उसको तो सलाम करना ही पड़ेगा। ठीक है। और उन्होंने अमेरिका की मदद से रशिया को रोक दिया है। रशिया की वॉर मशीन चल जरूर रही है, लेकिन उसने यूक्रेन को भी हराया नहीं है। ठीक है, पूरा यूक्रेन उनके कब्जे में नहीं आया। अगर रशिया जैसी महाशक्ति जो अपने आप को क्लेम करती है कि वो वर्ल्ड की नंबर 1 है या 2 है, वो भाई एक यूक्रेन जैसे देश को नहीं हरा सकती, तो वो अमेरिका के खिलाफ या नाटो फौज के खिलाफ क्या लड़ेगी? तो अमेरिका के हिसाब से जो है ये सब बिल्कुल मैनेजेबल है, रशिया एक मैनेजेबल थ्रेट है। और यूरोप में अब अमेरिकन फौजों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात ये है कि अब जो भी सारा अमेरिका का ध्यान है वो चाइना को लेकर ही होगा। वो सारे के सारे अपने रिसोर्सेज जो है चाइना पे ही डाइवर्ट करेगा, लेकिन तरीका अलग होगा। पहले जो है अमेरिका रिसोर्सेज ज़्यादा लगाता था और एलाइज उसके पीछे रहते थे। अब एलाइज आगे रहेंगे और क्या कहते हैं, अमेरिका पीछे रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।